नमस्ते दोस्तों, साहित्य अमृत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास पे बातचीत करेंगे। यह इतिहास सन 1929 ईस्वी में नागरिक प्रचारित सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से पहली बार प्रकाशित हुई थी। बाद में यह पुस्तक स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित हुई, लेकिन इसका जब पहला प्रकाशन हुआ था तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी और इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। चलिए शुरू करते हैं। काल विभाग, शुक्ल जी ने काल विभाग किया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लगभग परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। साहित्य के बारे में शुक्ल जी के ये विचार है, मूलतः यही विचार है। उनका मानना है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो उनका कहना है कि जनता की चित्रवृत्ति में जब परिवर्तन होता है तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है, और वो हम साहित्य में देखते रहते हैं। जो समय जैसा रहता है या जो काल जैसा रहता है वही साहित्य में हमें रेखांकित होता है, वही रेखांकित किया जाता है, वही हम पढ़ते भी हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो जो जनता की चित्रवृत्ति होती है वो राजनीति, मतलब राजनीति से राजनीतिक कारण भी बदलती रहती है, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, ठीक है, इनके अनुसार बदलती रहती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो शुक्ल जी ने जनता की चित्रवृत्ति के आधार पर साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। पहले काल का नाम देते हैं आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, और इसका समय है संवत 1075 से 1375। यहाँ ईस्वी नहीं है, ये संवत है। शुक्ल जी ने संवत में विभाजन किया है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, संवत 1375 ईस्वी से 1700। तीसरा काल विभाजन है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल कहते हैं, संवत 1700 से 1900। चौथा है आधुनिक काल, जिसको शुक्ल जी गद्य काल भी कहते हैं, संवत 1900 से 1984। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। कहते हैं कि इस काल में विशेष प्रवृत्ति मिलती है। जैसे वीरगाथा काल में वीरगाथा मतलब वीरता की प्रवृत्ति ज़्यादा है, भक्ति काल में भक्ति की प्रवृत्ति ज़्यादा है, रीति काल में रीति की, और आधुनिक काल में गद्य ज़्यादा लिखने, मतलब गद्य, उपन्यास, कहानी, नाटक लिखने लगे, इसलिए कहते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल कोई कहे तो कह सकता है। तो यही कह रहे हैं कि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं ही नहीं होती। कह रहे हैं कि मतलब इन कालों में इन विशेष प्रकार की प्रवृत्ति मिलती है, लेकिन भक्ति काल में श्रृंगार की भी रचनाएं मिलेगी, वीरता की भी रचनाएं मिलेगी। वैसे वीरगाथा काल में भी इसमें भक्ति की रचनाएं मिलेंगी, वीरता की रचनाएं मिलेंगी, श्रृंगार परक रचनाएं मिलेंगी, तो सब प्रकार की विशेषताएं मिलती हैं। कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रकार की रचनाएं होती नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीतिकाल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीरगाथा काल में हुआ करती थी। तो कहते हैं रीतिकाल में भी बहुत सारे ऐसे काव्य मिलेंगे जिसमें राजाओं की प्रशंसा मिलेगी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन राजाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा।
आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। आदिकाल को ही 4 प्रकरणों में बांटते हैं। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। पहली लाइन बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है और ये किसकी है ये भी पूछी जाती है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यानी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था है उसी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। मतलब जो गाथा है, गाथा वो प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी और दोहा या दोहा अपभ्रंश भाषा में प्रचलित था, अपभ्रंश भाषा में लिखा जाता था दोहा। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, अपभ्रंश को ये प्राकृताभास हिंदी भी मानते हैं। कई बार पूछा गया है कि शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी किसको कहा है, तो ये देखिएगा अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो इनका पता मतलब अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता जो तांत्रिक हैं और योग मार्गी सिद्धों हैं, इनकी सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मतलब मिलता है, लगता है मतलब मिलता है अपभ्रंश भाषा का पतन। मुंज और भोज के समय सन्वत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहते हैं, गुलेरी जी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल सन्वत 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो आदिकाल की समय सीमा बताते हैं कि 1050 से लेकर 1375 और महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी बता रहे हैं। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है शिव सिंह सरोज, पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो शुक्ल जी का कहना है कि जनश्रुति के अनुसार कि इसका शुरुआत 770 ईस्वी में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद ये पुष्य नामक एक कवि हैं, इनका एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। ये शिव सिंह सरोज में, शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर का इतिहास का ग्रंथ है उसमें मिलता है, लेकिन कहते हैं कि पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए वो 1050 से ही आदिकाल की शुरुआत शुक्ल जी मानते हैं। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। मतलब 150 वर्ष के भीतर कौन सी प्रवृत्ति है, किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। मतलब कि कोई किस कैसी रचनाएं मिल रही है, धर्म की, नीति की, श्रृंगार की, ठीक है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति यानी आदिकाल, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग शुक्ल जी ने कहा है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं के बाद एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति कहते हैं शुक्ल जी की हम पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे।
यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। तो कह रहे हैं शुक्ल जी कि हमने वीरगाथा मतलब आदिकाल को वीरगाथा काल नाम क्यों कहा। तो ये बताते हैं कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, यानी जो लिखते थे सुनाया करते थे गाथा वो रासों के परंपरा के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके हमने इस काल को वीरगाथा काल कहा। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध। तो आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हैं तो मतलब कुछ तो प्राप्त ही नहीं है और कुछ अप्राप्त है, और जो कुछ प्राप्त है तो वो भी असंदिग्ध मतलब उसकी प्रामाणिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा उठता है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा व्यक्ति चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा में कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ये इतना कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो ये इतना लाइन इंपॉर्टेंट है। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलिए वीर हमीर पाव भर मृणयी कंपई दिगमग नह अंधार धूलि सुरह अछई, मतलब इस प्रकार की भाषा में वीरता का वर्णन कर रहे थे सारंगधर और हमीर की वीरता का। तो दूसरी ओर खुसरो मियाँ यानी अमीर खुसरो, यहाँ खुसरो का मतलब है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलिया और मुकरिया कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, यानी वो ये खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। नीम विद्यापति जो उनकी पदावली वो मैथिली में वो लिखे थे और बाकी रचनाएं कीर्तिलता और कीर्तिपता का वो भ्रंश यानी प्राकृताभास हिंदी में लिखे थे। तो कह रहे हैं कि एक और तो मैथिली में लिख रहे थे और दूसरी ओर भ्रंश में। बालचंद विजाई भाषा धुनई ग दुज्जन हासा, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झाड़ी उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। सारांश यह कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। यानी विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया, अपभ्रंश और मैथिली। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया। देसिल बयाना सज्जन मिठा
ते तैसन जपो अवट्टा। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है कि किसकी है और किस रचना से ली गई है। अर्थात देसी भाषा यानी बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा, यानी अपभ्रंश से भिन्न जो प्रचलित उस समय की बोलचाल की भाषा थी उसको देसी भाषा कहा। अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि आगे के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, उसके बाद तब देसी रचनाओं का वर्णन करेंगे। आगे आदिकाल प्रकरण 2 और इसको शुक्ल जी अपभ्रंश काव्य के नाम से जानते हैं। ये काव्य गलत लिखा हुआ है, अपभ्रंश काव्य आदिकाल प्रकरण 2। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रकरण 2 के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।